गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 लेक्चर 9। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जैसी कुछ टर्म्स, इनमें रिलेशन, फिर सेल्स की देखेंगे कॉम्बिनेशन, सीरीज में लगे हैं और पैरेलल में। तो अब सेल क्या है? सेल अभी तक जितनी बार भी बनाते आ रहे थे तो मैं आपको बता रही थी जैसे ऐसा एक बड़ा डंडा होता है, एक छोटा डंडा, लाइक दिस वी है। ये जो है सेल है। अब ये सेल क्या करता है, किसी भी सर्किट में जैसे कनेक्ट कर दिया हमने, ये सेल को लगा दिया, यहाँ कोई भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है ऐसे, तो हम बोलते थे इसे पॉजिटिव से, आपको बिल्कुल कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है बताते हैं, पॉजिटिव से ऐसे निकाल के नेगेटिव की तरफ को करंट को आपने दिखा देना है। तो ये जो है चार्ज को जो है मूव, करंट ऐसे जा रहा है तो दैट मीन्स द चार्ज इज मूविंग लाइक दिस, नेगेटिव टर्मिनल्स टुवर्ड्स दी पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन को मूव करता है। यानी ये इस सर्किट में जो सेल है ये क्या कर रहा है बच्चे, ये प्रोवाइड कर रहा है, इट प्रोवाइड्स, सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है टू ऑल सर्किट एलिमेंट्स। अब सर्किट में कुछ भी हो सकता है, या मैंने रेजिस्टर आर लिया है, कुछ भी कैपेसिटर लगा हुआ है, इंडक्टर है, कुछ भी। तो जो सेल है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है वो जितने भी उसके इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हैं उनको, और वो जो चार्ज है उसको क्या करता है, सर्किट में मूव करवाता है इन सर्किट, और वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है इट्स एनर्जी टू द कंपोनेंट्स को। तो पहली बात, ये सेल ने क्या किया, इसने प्रोवाइड की इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल सर्किट एलिमेंट्स। दूसरी बात इसने क्या किया, इट मेक्स चार्ज मूव इन सर्किट एंड डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी टू सर्किट एलिमेंट्स। ये प्रोड्यूस नहीं करता है चार्जेस को, ये सिर्फ एनर्जी मूव करवाता है उसको, बोलता चल ठीक है जा। तो एक्चुअल में होता क्या है, उसमें केमिकल रिएक्शंस कुछ होती हैं सेल के अंदर। तो ये क्या कर रहा है, ये एक नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो है सेल जो क्या करता है, मेंटेन करता है, मेंटेन नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस so that charge moves in circuit। ठीक है, तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जैसे ये सेल की फॉर्मेशन में, मैं सिर्फ रफ सा आइडिया देने वाली हूँ, ठीक है, कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं ऐसे, है ना, दिस इज इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड्स हो गए, सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ये इसके इधर आपका इलेक्ट्रोलाइट है। मैं रिएक्शंस पे नहीं जाऊंगी, सब लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगी। मान लीजिए यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर हैं, और तो सारे पॉजिटिव आयंस जो हैं ऐसे इधर इकट्ठे हैं। तो ये एक्सटर्नल सर्किट में क्या होता है, ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऐसे इधर से इस तरफ को, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कर रहे हैं, यहाँ से घूम के इधर को आ गए। तो अगर ये इधर को आ गए हैं तो जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, द करंट विल गो लाइक दिस ऑपोजिट टू दिस इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन, इधर बीच में कुछ केमिकल, अब ये सारे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम के यहाँ आता है तो यहाँ रुक जाना चाहिए, इसको तो इधर नेगेटिव की तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ अंदर हियर सम केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। वो क्या करती है, ये जो केमिकल रिएक्शन है, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ, ये केमिकल रिएक्शन जो है, ये इधर से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको, जबकि यहाँ पे रिपल्शन होएगा ना, ये नेगेटिव की तरफ क्यों जाएगा, ये तो यहीं पॉजिटिव पे बैठा रहना चाहिए। सो वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन, सम केमिकल रिएक्शन अकर्स हियर, कि वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है
उसके अगेंस्ट जाके, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाकर नेगेटिव चार्ज की तरफ उनको इलेक्ट्रॉन्स को भेज देता है, ये नेगेटिव एंड पे. सो यू कैन से दैट ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन ने क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जाकर क्या किया, नेगेटिव चार्ज जो एक्सटर्नल सर्किट से आया था, एक्सटर्नल सर्किट से आया, उसे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भेजा. ये सब क्यों हुआ, अदरवाइज यहाँ खत्म हो जाना था. तो जो भी हो रहा है वो कौन कर रहा है, ये केमिकल रिएक्शन इसके अंदर. हम इसके डिटेल में नहीं जा रहे, सिंपल लेमन लैंग्वेज में बता रही हूँ. तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ थे, ये बाहर सर्किट में घूम रहे हैं, जब इनकी एनर्जी खत्म हो जाती है वापस यहाँ आते हैं या रुक जाते हैं, तो यहाँ एक केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जाकर इन इलेक्ट्रॉन्स को उठा के यहाँ डाल देता है. रास्ते में आके उसको कई सारे आयन्स भी मिलते हैं इलेक्ट्रोलाइट के, जो टकराएंगे, उसको जाने में कुछ हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे. तो वो सारे फैक्टर्स भी यहाँ पर आते हैं. जब हम EMF वगैरह सेल का पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें भी बताऊंगी कि उसको मुश्किल होती है जाने में. लेकिन यहाँ कौन इनको भेज रहा है यहाँ से इधर को, और फिर वो एक्सटर्नल सर्किट में बड़े मजे से बाहर जाते हैं. तो इसका मतलब ये जो सेल है वो एनर्जी देता है इस चार्ज को, तो वो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर देता है. तो इसीलिए बोला हुआ है कि सेल क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपकी नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सर्किट में डेवलप करती है, जो कि ज़रूरी है फॉर द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ द करंट. कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट कैसे होगा, तभी होगा अगर इसमें से चार्जेस जो पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेकेंड वो वहाँ से फ्लो कर रहे हैं. तो हम कहते हैं कि करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट. तो वो मेंटेन कौन कर रहा है, इसके अंदर, सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है. ये सब चीज़ें आपको नोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए ये अलग से सीट ले रही हूँ, एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. सो एक्चुअल में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नहीं तुमसे ये पूछने वाला है, जब समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया. तो एक्चुअल में क्या है, अ डिवाइस विच प्रोवाइड नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू मेंटेन अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट इन इट इज कॉल्ड सेल. ठीक है, और इसका सिंबल आप हमेशा याद रखेंगे, एक बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा. ठीक है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज व्हाट वी हैव. लॉन्गर जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल को इंडिकेट करती है, छोटी वाली जो साइड है वो इसमें. देन कम टू दी सेकेंड टर्म, हमने जो ये ए पार्ट हो गया हमारा, है ना. 4 चीज़ें मैंने लिखी हैं टॉप पे. अब आई विल कम ऑन द सेकेंड पार्ट, दैट इज, बीच में मैं ये पेज को यूज़ करूँगी बार बार जब मैंने तुम्हें कुछ कहानी सुनानी होगी, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, और सिर्फ फील देने के लिए. देन आई हैव EMF ऑफ अ सेल. EMF, इसको हमेशा हम जो सिंबल यूज़ करते हैं ऐसा E लिखते हैं. ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ये क्या हुआ था, जब इसका नामकरण हुआ था बहुत पहले, तो उस वक्त ऐसा लगा कि ये जो चीज़ है ये समथिंग रिलेटेड टू फोर्स है, लेकिन बाद में काफ़ी स्टडीज़ हुई तो बाद में पता चला कि नहीं, ये फोर्स नहीं है, इट्स अ पोटेंशियल. तो लेकिन नाम तो इसका रख दिया गया था, तो ये कन्फ्यूजन हो जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देख के कि लगता है कि इट इज़ अ फोर्स. सो इट इज नथिंग अ फोर्स. ये सिर्फ जो काम सेल कर रहा है, इस चार्ज को यहाँ इस ये दो जो इलेक्ट्रोड्स हैं सेल के बीच में, वहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल ऑफ सेल में मूव करने के लिए जो काम किया जा रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इट्स अ पोटेंशियल, क्योंकि वर्क पोटेंशियल में याद है आप लोगों को हम पढ़ते थे. सो पोटेंशियल वाज व्हाट, पोटेंशियल जब पढ़ते थे तो दैट वाज इक्वल टू वर्क फ्रॉम पॉइंट A टू B, है ना.
डन ऑन द चार्ज Q0, इस तरह से करके हम ले लेते थे पोटेंशियल की केस में। तो अब जब ये वर्क डन की बात हो रही है, सो यहाँ पर ये जो EMF है, सो ये भी पोटेंशियल ही है, सेल्स के बीच का ही पोटेंशियल है, दैट इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव फ्रॉम द वन टर्मिनल टू दी वन इलेक्ट्रोड टू दी अनदर इलेक्ट्रोड। सेल में जैसे मैंने बताया यहाँ से यहाँ तक मूव जो करवा रहा है वो सेल ही के कोई केमिकल रिएक्शन है ना जो यहाँ से यहाँ मूव करवा रहा है। अगर वो नहीं कराएगा तो ये आउटपुट नहीं देने वाला है। तो इस सेल की अपनी मतलब ये जो जितना भी काम ये सेल कर रहा है उसको हम बोलेंगे EMF। तो सिंपल, ये इट्स नॉट अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये क्या है EMF एंड इट इज़ अ वर्क डन। ठीक है, अब अगर सपोज करो मैं आपको जस्ट पहले तो डिफाइन आउट कर देते हैं इसकी जो एज जैसे बुक्स में डेफिनेशंस दी होती हैं, दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन the terminal, किसके terminals of the cell when no current is drawn from the cell। ठीक है, अब EMF केस में भी थोड़ा सा एक EMF को भी एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए आप मार्केट से जाते हैं और 15 वोल्ट का एक सेल खरीद लेते हैं। ठीक है, अब उसमें लिखा हुआ है 15 वोल्ट वो का वो है, और घर में आकर उसको हमने एक रेजिस्टर के अक्रॉस लगा दिया। ठीक है, ये रेजिस्टर मान लीजिए 3 ओम का था और इसके इधर पे एक वोल्ट मीटर लगाया जो कि मेजर करेगा इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, और इधर एक एमीटर लगाया जो कि मेजर करेगा कि इधर पे करंट कितना है। ठीक है, अब हमको मालूम है हम लेकर आए हैं 15 वोल्ट की सेल, तो हमें लगेगा कि यहाँ रेजिस्टेंस 3 ओम्स का है, तो यहाँ एक्सपेक्टेशंस जो हम एज पर रिटन वैल्यू है ना, रिटन वैल्यू करंट इन सर्किट कितना होगा एज पर रिटर्न वैल्यू ऑफ EMF, कितना 15 वोल्ट है ना। तो करंट इन सर्किट बाय ओम्स लॉ ही निकालोगे, ओम्स लॉ कितना करंट निकालोगे, I इज इक्वल टू V अपॉन R, बिकॉज V इज इक्वल टू IR। तो कितना वोल्ट था यहाँ पे 15 था, और 3 ओम का आपने रेजिस्टेंस लगाया तो करंट आना चाहिए था 5 एम्पियर, लेकिन यहाँ 5 एम्पियर का करंट इसने नहीं शो किया। यहाँ कितना होना चाहिए था करंट, I की वैल्यू होनी चाहिए थी 5 एम्पियर, और ये दिखा रहा था मान लीजिए 3 एम्पियर इसने दिखाया, तो वो कहाँ गया। ठीक है, दिस इज एज पर रिटन वैल्यू करंट इन द सर्किट बाय ओम्स लॉ इज दिस मच, बट emitter shows 3 एम्पियर। तो अब क्या हुआ, अब इसका मतलब ये चीज़, ये तो चलो आपने EMF की वैल्यू, ये EMF जो है जो रिटन वैल्यू होती है हमने वो उसकी अभी पढ़ी हमने, वो EMF वैल्यू उसके हिसाब से होगी कि EMF इज इक्वल टू जो पोटेंशियल है उसके बराबर होगी। डिफाइन आउट भी कर दिया हमने, दैट इसको NCERT की बुक्स में भी ऐसे लिख देते हैं कि अगर मान लीजिए, एक मिनट में फिर से आ रही हूँ इस पर, इससे पहले यहीं पे देख लेते हैं, ये सेल है आपका, दिस वाज द सेल, तो ये इधर पर ये मान लीजिए प्लस V प्लस है, ये V माइनस है, तो जो EMF होता है दैट इज इक्वल टू इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ना, तो V प्लस माइनस V माइनस है ना, ये नेगेटिव वैल्यू है, ये माइनस वैल्यू होगी, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो इसको ये V प्लस माइनस माइनस V माइनस, दिस विल बी इक्वल टू V प्लस प्लस V माइनस,
नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड, इस तरह से हम लिखते हैं इसको। जनरली ये आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में लिखा होता है इस तरह से, ठीक है। जस्ट हम देखते हैं कि जब इसमें से सेल में से क्या है, करंट निकाल नहीं रहे, वी आर नॉट ड्रॉइंग द करंट, उस वक्त इनके ये जो टर्मिनल्स हैं इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम ईएमएफ कहते हैं। अब चलिए आगे आते हैं, अभी एक नई बात लानी है, उसके एक्सप्लेनेशन के लिए मैं बता रही हूँ कि एमिटर शोज 3 एम्पियर। अगर ये 3 एम्पियर बता रहा है तो देन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या पोटेंशियल ड्रॉप होगा किसके अक्रॉस R इक्वल्स टू 3 ओम, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? सो V across this R always equal to what? The current into the resistance. Ohm's law. कितना करंट बता रहा है वो एमिटर? 3। रेजिस्टेंस कितना है? 3। तो कितना वोल्टेज हो गया? 9 वोल्ट। यानी कि आप लाए बाजार से 15 वोल्ट और इसके क्रॉस जो ड्रॉप दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है? 9 वोल्ट। कम हो गया, तो इसका मतलब गया तो गया कहाँ? तो उधर से ये आया कि इसका मतलब सेल के अंदर ये जो है 15 वोल्ट, ये क्या है? दिस इज द ईएमएफ, ये है ईएमएफ, और ये एक्चुअल में जो वो दे रहा है, तो इसने कहा था ये वो वाली वैल्यू है जब इससे आप करंट नहीं निकाल रहे हो, तब ये 15 वोल्ट है। और जब आप इसमें से करंट निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी बाहर के सर्किट में आ रही है? 9 वोल्ट की आ रही है। तो कहीं ना कहीं गया, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब सेल के अंदर इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है जहां पे वो करंट ड्रॉ कर देता है। मतलब ये एक्चुअल में सेल इतना बड़ा है, इसके अंदर एक देयर इज सम रेजिस्टेंस, हमें नहीं मालूम ये रेजिस्टेंस कितना है, बट हमें लग रहा है कि यहाँ अंदर कोई जो है सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पे भी कोई रुकावट आ रही है कि वो पूरे का पूरा जो सप्लाई उसकी हो रही थी बाहर जाते वक्त, वो पूरी 15 वोल्ट की 15 वोल्ट नहीं जा रही है। तो अब मान लीजिए ये छोटा आर है, अब हमें नहीं पता ये छोटा आर कितना है, तो लेट्स सी कि कितना होना चाहिए। सो अब हम क्या करेंगे इसको, दैट हमें ये मालूम चल गया कि आपके एमिटर ने कितना बोला है, 3 एम्पियर का करंट इसने दिया है बाहर। तो हमें पता है अगर ये सेल के साथ ये 3 ओम्स वाला ये इसके साथ लगा हुआ है, ये सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। पूरे सर्किट में अगर देखा जाए तो 3 एम्पियर का करंट जा रहा है और रेजिस्टेंस कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं, यानी 3 + R इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ द स्मॉल r। ये स्मॉल r क्या है? तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या आता है कि सर्किट के अंदर व्हेन I इज ड्रॉन, जब आप करंट इसमें से ड्रॉ कर रहे हो, तो व्हेन करंट इज ड्रॉन इन सर्किट, सो करंट कितना दे रहा है? उसने बोला 3 एम्पियर दे रहा है। ईएमएफ कितना दे रहा था? 15 वोल्ट दे रहा था। रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का? 3 ओम प्लस इसका छोटा सा रेजिस्टेंस R। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? दैट V अपॉन R इज इक्वल टू I होती है, तो V की जगह पे आ जाएगा 15 अपॉन 3 + R इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा? 15 इज इक्वल टू 9 - 3R, 6 इज इक्वल टू 3R, सो R इज इक्वल टू 2 ओम्स। यानी ये 2 ओम्स यहाँ पे खा जा रहा है, सेल ही खा जा रहा है। अब आप देखिए इसको, अब इधर 2 कितना करंट आ रहा था? 3, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है? करंट इज कमिंग आउट टू बी 3 एम्पियर एक्सपेरिमेंटल, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, तो ये 3 एम्पियर हो रहा है। इसका कितनी वैल्यू निकली? 2, तो 3 × 2 = 6, यानी इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 6, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 9 और 6 15। सो इस तरह से ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस का जो है कॉन्सेप्ट निकलता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? ये एक ऑब्स्ट्रक्शन है जो कि किसको ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है? इस फ्लो ऑफ करंट को दे रहा है। किसके कारण? ड्यू टू द मटीरियल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल के इलेक्ट्रोलाइट, वहां से हमारे को कॉन्सेप्ट आया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सो सी पार्ट हम लेंगे, दैट इज
internal resistance of the cell. ये internal resistance जो है वो क्या है? So this internal resistance को आप बोलेंगे कि ये क्या है? It is the opposition offered. ठीक है, किसके लिए ये हो रही है? दिस इज, क्योंकि एग्जाम में तो डेफिनेशन आएगी ना, तो समझाने के लिए वहाँ तो सिंपल डायरेक्ट डेफिनेशन से लिखनी है. सो द ऑपोजिशन offered by the electrolyte and electrodes of a cell to the flow of current through it is called internal resistance of the cell. इसके लिए जो सिंबल है दैट इज स्मॉल आर. ठीक है, ईएमएफ के लिए ई, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए आर. तो अब जो सेल है वो जब भी हम ड्रॉ करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात होगी, तो ये सेल है, इसके साथ छोटा सा ऐसा आर लिखा होगा. ये पूरा एक चीज़ है. ठीक है, कंप्लीट सेल, दिस इज व्हाट वी हैव. ये इंटरनल रेजिस्टेंस की बात आई कि दिस इज व्हाट वी विल हैव. इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हो गई. अब ये किसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन किसने ऑफर की है करंट के पाथ के लिए? तो वो है एक इसके जो इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोड्स का जो सेल के अंदर यूज हुए हैं उनके मटेरियल के कारण जो है ये ऑपोजिशन आई है. सो सेल के जब अंदर जाओगे तो जो करंट है ये बनाया था ना, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं, तो करंट इज गोइंग लाइक दिस. ये करंट की डायरेक्शन हो गई. यहाँ पे ये क्या करता था, इधर से जो इलेक्ट्रॉन घूम के आते थे उन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ भेजता था. तो करंट इज इन दिस डायरेक्शन. तो अंदर क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को करंट जा रहा है. तो इन ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जो सेल होता है, सेल के बाहर आई फ्लो फ्रॉम, कहाँ को फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, है ना. और सेल के अंदर अगर आप देखो तो करंट फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल. ठीक है, ये जस्ट ऐसी उसके लिए बता रही. एंड दिस इज द बेसिक इंटरनल सेल की जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन वो ये है. इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल की है, जैसे जैसे टाइम होता रहता है तो यूज हो रहा है, तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सेल की बढ़ती जाती है. सो with time जो internal resistance है that increases with increase in time due to usage. उसके यूसेज होता जा रहा है सेल का, तो वो इस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है. एंड टेम्परेचर की बात लेते हैं, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसके अंदर आपके आयंस वगैरह हैं वो बहुत जोर जोर से ऐसे मूव दूर दूर हो जाते हैं. तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है तो उसको टकराता कम से है, क्योंकि सब दूर दूर खाली खाली जगह मिलती है. ऐसे क्या होता है, ऐसे इतना आसान थोड़ी है, यहाँ से घूम के आया, ये तो केमिकल रिएक्शन करके इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के वापस इधर भेज रहा होता है. तो रास्ते में उसको और भी आयंस मिलते हैं, उनसे वो टकराता है, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचता है. तो वो सारी एनर्जी कौन दे रहा है, ये अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो दे रहा है. तो ये जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो ये सारे आयंस थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, तो बड़ी आसानी से जो है यहाँ को निकल जाता है. सो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, द इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस विल डिक्रीज. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिक्रीजेस बिकॉज एज टेम्परेचर इंक्रीजेस
ions of electrolyte moves away, ये केमिस्ट्री का है, थोड़ा सा बीच में डाल दिया मैंने, moves away and, हमें तो सिर्फ फिजिक्स देखनी है ना उसमें से, an electron can move easily from positive terminal to negative terminal inside the cell. वो आसानी से, तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो जाती है। ये बात हुई आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस की, ठीक है। आप थोड़ा सा और एक चीज़ देखते हैं कि चौथी टर्म जो हम लेने वाले हैं, दैट इज़ अ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसको भी डिफाइन आउट करेंगे। सेम ऐसा ही होगा, यहाँ मैं पहले लिख देती हूँ आपको डी, सिर्फ इसमें एक्सप्लेन मैं करती हूँ उसके बाद। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसके लिए सिंबल वी लगाया होता है, ठीक है। दिस इज वी इज अ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है, ये भी इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल, जैसे ये बोला ईएमएफ, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ सेल। यहाँ है व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, और यहाँ क्या हो जाएगा, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, ठीक है। सो इट इज the potential difference between the terminal of the cell when current is drawn, ये डिफरेंस में भी आता है क्वेश्चन, फ्रॉम द सेल, ठीक है। ये सबसे मेन पॉइंट, यहाँ पर कोई करंट नहीं ले रहे, यहाँ पर आप इसमें से करंट निकाल रहे हैं। तो इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए अभी हम ये लेते हैं, ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा सेल, ठीक है। दिस इज अ सेल, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी है, आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, ये पूरा सेल है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हम ले लेते हैं, ये इधर पे ए पॉइंट पे पोटेंशियल वी है, वी बी इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। अब क्या है, ये जो एक्चुअल में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेल के अंदर होता है, तो आप ये कह सकते हो कि इस टर्मिनल का पोटेंशियल है वी ए, इस टर्मिनल का पोटेंशियल है वी बी, ठीक है। अब ये भी हमें पता है करंट कैसे निकालना है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो हमारा करंट आई जो है इस तरह से निकल के आ रहा है, और इधर से ये करंट वापस इसमें जा रहा है ना। सेल में खास बात, अभी आगे बहुत सर्किट्स करेंगे, हमेशा याद रखना, जो सेल से आपने करंट निकाला है वही करंट आई वापस सेल के अंदर आना है। ये दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग जो आपको हमेशा गांठ बांध के रखनी है। अब ये वाला केस लिया मैंने सेल का, अब जब सेल इधर, ये वाला केस क्या हो गया, डिस्चार्जिंग हो रही है यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये एनर्जी कौन दे रहा है, आपका सेल जो है सर्किट में करंट को फ्लो करवा रहा है। अब आप देखिए, अगर हम लोग यहाँ से ए से बी की तरफ को मूव करते हैं, ठीक है, ये ए से, लेट्स वी मूव फ्रॉम बी टू ए, हम ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब करंट जो भी फ्लो करता है, आपने हमेशा याद रखना है, करंट आई अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो करता है। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए आप, ठीक है। द करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और जब भी हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में देंगे तो हम एक टर्म यूज करते हैं पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल गेन, जब भी हम मूव करेंगे सर्किट्स में। तो जब भी हम हाई से लो पे जा रहे हैं, इसका मतलब हमारा क्या हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, हम ज़्यादा से कम केस में जा रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि लेट
लेट वी मूव फ्रॉम ए टू बी, तो हमारी क्या इक्वेशन आती है? हम वी बी से चले, ठीक है, वी बी पॉइंट, फिर हम जब ऐसे जा रहे हैं तो ये वाला ये इधर पोटेंशियल क्या है? हाई, और यहाँ पोटेंशियल क्या होगा? लो, तभी ये करंट जा रहा है यहाँ से। तो ये जो करंट यहाँ जा रहा है इसकी रेजिस्टेंस आर है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी नेगेटिव, क्योंकि हम कहाँ से जा रहे हैं? हाई से लो, और हमने भी रास्ता यही लिया हुआ है ना। तो हाई से लो पोटेंशियल में ये जब हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे तब ज़्यादा क्लियर करके बताऊंगी, अभी फिलहाल आप इसको समझने के लिए देख लीजिए। हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? माइनस आई इंटू आर। फिर आगे गए तो आगे हमको क्या मिल गया? सेल का ये नेगेटिव क्या होता है? लो पोटेंशियल, और ये होता है हाई पोटेंशियल। ये हुई बात अगर आप रेजिस्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना, रेजिस्टर के थ्रू करंट की बात कर रहे हैं या फिर आप सेल की बात कर रहे हैं। अगर आप सेल की बात कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये हाई होता है, ये लो होता है। तो जब भी आप सर्किट में मूव करोगे, अगर आप लो से हाई मूव करोगे तो आपने क्या लेना है? पॉजिटिव। अगर हाई से लो, अच्छा भला सब कुछ खाते पीते घर से एकदम गरीब हो जाओगे तो क्या हो गया? लॉस हो गया आपका। तो हाई से लो जाओगे तो नेगेटिव, लो से हाई जाओगे तो पॉजिटिव, बिकॉज यू हैव गेनिंग। तो अब यहाँ से जब हम जा रहे थे तो हमको क्या मिला? ये नेगेटिव मिला, फिर पॉजिटिव मिला। तो नेगेटिव मीन्स लो, पॉजिटिव मीन्स हाई। तो ये हो गया आपका, इसकी अगर ईएमएफ ई है तो आप लिखेंगे प्लस ई। तो दिस इज इक्वल टू योर पोटेंशियल एट ए, क्योंकि ये जो पोटेंशियल है इसके अक्रॉस दिस जो निकाल रहे हैं हम, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? इसको सिंपल और लिखना चाहें तो आप लिखेंगे ई माइनस आई आर इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। व्हाट इज वी ए माइनस वी बी? दिस इज potential difference between terminal of cell when current is drawn from it, या current is flowing in the circuit. So that is, what is that potential difference between cell when the current is drawn out of it? उसको बोलते हैं terminal potential difference, ठीक है। So V is equal to E minus IR। समझ में आया? ये तो जस्ट सिंपल सी भाषा में अगर मैं समझाना चाहूँ, अभी हम देखेंगे इसको, रिलेशन भी निकालते हैं हम, कि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालने का। यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि हम ये जो है ई में से आई आर माइनस करोगे तो वी निकलेगा। अभी देखो यहाँ पे भी पीछे किया था ना, ई में से ई वॉज, दिस इज ई, है ना, और जो पोटेंशियल है वो क्या है? ये इधर पे जो पोटेंशियल है, अगर ये एक्स और वाई है पॉइंट, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल है जो इसके क्रॉस है। ये दोनों पैरेलल में लगे हुए ना, तो 9 वोल्ट है इसके क्रॉस में। तो 9 वोल्ट में से इसके क्रॉस कितना बताया था मैंने? ये 2 ओम का है, 3 एम्पियर इसमें करंट जा रहा है, तो कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया? 2 इंटू 3 6। तो आप देखो, आप 15 में से ये 6 माइनस करते हो तब वो 9 आता है, यानी ये ईएमएफ है और ये क्या है आपका? 9 वोल्ट टर्मिनल पोटेंशियल। तो ये हमेशा इससे क्या होगा? कम होगा ईएमएफ। सो दिस, ये इक्वेशन से भी क्लियर हो रहा है, दैट टर्मिनल पोटेंशियल इज लेस देन द ईएमएफ, एंड दैट हाउ मच लेस? दैट इज द ड्रॉप। ये क्या है? दिस इज द ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। ये आपको नोट्स में नहीं लिखना है अभी, ठीक है, ये मेरा एक्स्ट्रा शीट है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रही हूँ। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज अ प्रॉपर, अगर आपको डेरिवेशन देते हैं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप एग्जाम में कैसे करेंगे? आपको ये क्लियर हो गया बच्चे कि आपने 15 वोल्ट की बैटरी लेकर आए थे बाजार से, लेकिन वो कितनी दे रही थी? जब सर्किट में लगाई गई तो वोल्ट मीटर कहता है भाई वो तो दे रही है आपको सिर्फ 9 वोल्ट, बाकी कौन खा गया? जो सेल का जो बैटरी आप लाए थे, सेल आप लाए थे, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ने उसको खत्म किया। नाउ लेट्स सी द रिलेशन
between EMF and terminal potential डिफरेंस। कई बार क्वेश्चन आता है, तो ये वाले क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो पहले आप ईएमएफ को डिफाइन करेंगे, फिर आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेंगे, इसको सिंबल भी लिख देंगे, दिस इज ई, एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कैपिटल वी। अच्छा, ईएमएफ जो डेफिनेशन लिखी है, दैट इट इज द वर्क डन ऑन द चार्ज टू मूव, ये है, इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसकी जो यूनिट है, यूनिट इज वोल्ट। ठीक है, वोल्ट। ठीक है, फोर्स है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये पुराना नाम दे दिया था उसको, बाद में देखा तो कुछ और ही है, तो उसको नाम को नहीं चेंज किया है, नाम वही रखा हुआ था, बट इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट्स गिवन वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस है ओम्स में ही होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये भी वोल्ट्स में होगा। अब इनके बीच में रिलेशन है, तो आप यहाँ पर ईएमएफ को पहले डिफाइन करोगे और फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस इसको भी डिफाइन करोगे। ठीक है, और जब आप ईएमएफ की डेफिनेशन लोगे तो आपने इधर पे क्या करना है, आप एक सेल ले रहे हैं, मान लीजिए ये आपका सेल है, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब सेल को मैं ऐसे, ये पूरा दिस डॉटेड इसमें शो कर रही हूँ। ठीक है, इसलिए कर रहे हैं, ये आर जो है इसके अंदर है। ठीक है, ये सेल है, इसके अक्रॉस सेल को हमने क्या किया है, एक वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर दिया है, जो बताएगा कितना वोल्टेज है यहाँ पे। ठीक है, ये वोल्ट मीटर जो रीडिंग दे रहा है, इट्स अ वोल्ट मीटर। ठीक है, अब इसमें से ये इस सेल को उठा के ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस लगाया है, और यहाँ ओपन है सर्किट, बंद नहीं किया। ठीक है, दिस इज, ये की है, ये कैसा है, ओपन। सो व्हेन नो करंट, या व्हेन सर्किट वाज ओपन लिख लो, व्हेन सर्किट was open, no current was drawn from the cell, and voltmeter gave a reading, कितनी जो सेल के ऊपर लिखी होती वैल्यू वो क्या होती है, equal to the EMF reading, equal to EMF of the cell written on it। इसकी वैल्यू कितनी आई, EMF के बराबर आ गई। ठीक है, जब कहाँ इसमें से कोई करंट जो है वो ड्रॉ नहीं किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या किया, फिर ये तो आपकी पहली बात हो गई है ना। दूसरा फिर क्या किया, सेकंड, आपने ये सर्किट, वही सर्किट लिया, आपका वही सेल है, उसका वही इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये आपका सेल है, इसमें कितना वोल्टेज है, क्या है, कौन नाप रहा है, वोल्ट मीटर नाप रहा है। ठीक है, अभी मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, ऐसा कुछ नहीं है, आप सीधा भी बना सकते हैं। ठीक है, अब ये इधर से ऐसे गया, और यहाँ अब क्या कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, अब यहाँ से आपने क्लोज कर दिया, ये क्या हो गया आपका क्लोज्ड सर्किट। जब ये क्लोज सर्किट है, इसका मतलब इसमें से अब करंट निकलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएगा। सो I इज द करंट विच इज फ्लोइंग, और सेल में हमेशा जो करंट निकलता है वो करंट जाता है। और ये कौन है यहाँ पर, ये आपका वोल्ट मीटर है, तो ये वोल्ट मीटर जो है वो आपको मेजर करेगा, ये अब जो वोल्टेज देगा दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। हमेशा याद रखना है कि
ये इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। तो यहाँ जो पोटेंशियल है और यहाँ ये 2 पॉइंट्स, दिस इज द, ये इस पॉजिटिव टर्मिनल पे जो पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल, और ये जो नेगेटिव है वो इस नेगेटिव वाले का भी। ये ऐसा नहीं है कि ये बीच में रेजिस्टर आ रहा है, ये तो छोटा आ रहा है यहाँ पे, ये सेल के अंदर ही है। तो यहाँ पर दोनों टर्मिनल, ये 2 पॉइंट्स है मेरे, ये दोनों पॉइंट्स में जो है दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। ये 2 इलेक्ट्रोड्स जो हैं सेल के, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यही है जो इन 2 पॉइंट्स के बीच में। और ये दोनों पॉइंट्स के साथ ही कौन कनेक्टेड है, आर। इसका मतलब आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी सेम वही होने वाला है। चलिए पहले वो तो बात की बात है, अब हम यहाँ देखते हैं कि जब आप की को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। सो व्हेन की के इज क्लोज्ड, ठीक है, देन करंट आई इज ड्रॉन। आपने आई करंट जो है उसको ड्रॉ किया, ठीक है। कहाँ से ड्रॉ किया, फ्रॉम द सेल, सेल से करंट को ड्रॉ किया, ठीक है। सो आप जो करंट ड्रॉ किया है, ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ कितना होगा, फ्रॉम ओम्स लॉ करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन क्या कर देते हैं, रेजिस्टेंस। हमें तो ये पता था कि वो कितना है, हमें तो वो मालूम है जो सेल के ऊपर लिखा हुआ है। तो सेल के ऊपर कितना वोल्टेज लिखा हुआ था, ईएमएफ के हिसाब से लिखा था। तो जो करंट इस सर्किट में होगा, रेजिस्टेंस कितना है, अब ये आर और ये आर, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो आर प्लस आर, ये इतना करंट जो है ओम्स लॉ के हिसाब से सर्किट में फ्लो होना चाहिए। ये क्यों, इधर पे रीजन दे देंगे दैट कैपिटल आर एंड स्मॉल आर इन सीरीज, है ना, सीरीज में लगे हुए हैं। तो जो करंट है वो इतना होगा। तो इस इक्वेशन को और थोड़ा लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, दैट E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर, ऐसे ही लिखेंगे। अब ये देखिए एक्सटर्नल रेजिस्टर जो है, बी पार्ट, अब आते हैं। कैपिटल आर इज कनेक्टेड पैरेलल टू द सेल, है ना, उसके 2 टर्मिनल के साथ ऐसे लगा, पैरेलल में लगा हुआ है। आर इज कनेक्टेड पैरेलल टू द सेल। सो जो इसके इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल होगा, दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल अक्रॉस द potential difference across the resistor. This implies that terminal potential difference, क्योंकि अभी सेल करंट ड्रॉ कर रहे हैं ना, या यू कैन राइट potential difference between electrodes of cell when current is drawn is equal to potential across resistor कैपिटल आर, ठीक है, यही होगा ना। आर पैरेलल में लगा है तो पैरेलल में जो भी चीजें लगती हैं उन सबके पीछे पोटेंशियल सेम होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन इज इक्वल, इसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, है ना। इस ये जो चीज है ये क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टर। आई करंट हमको मालूम है कि इसके थ्रू कितना करंट जा रहा है, आई, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, आई इंटू आर होगा, ठीक है। तो अब हमें मालूम है आई आर इज नथिंग बट वी। तो अब यहां पर ये इक्वेशन हमारी आई थी पहले, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। सो सब्स्टिट्यूटिंग दिस 2 in 1, 2 in 1 अगर करते हैं, व्हाट विल गेट, E इज इक्वल टू V plus IR, or you can say that V is equal to E minus
आई आर। अब पता लग गया दैट V इज लेस देन E, आ गया ना, E माइनस आई आर हो गया। सो V, ये आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट इक्वेशन होगी जो मैंने ऐसे जनरल इधर पे बता दी थी। बट अगर आपको प्रूफ करने का था तो आप पहले लेंगे उसको, सेल को, इसमें करंट नहीं फ्लो करवा रहे, कोई करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा है, और आपने कहा कि जो वोल्ट मीटर है वो रीडिंग कितना दे रहा है, ईएमएफ ऑफ द सेल, जो कि सेल के ऊपर लिखा हुआ था। फिर आपने क्या किया, इसको क्लोज सर्किट में, सर्किट को क्लोज कर दिया, इसके थ्रू करंट फ्लो करा दिया। अब वोल्ट मीटर ने क्या रीडिंग दी, कोई वोल्टेज दी है, दैट वोल्टेज, जब भी करंट ड्रॉ करते हैं तो उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है, तो ओम्स लॉ के हिसाब से ये करंट कितना होना चाहिए, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। हमको पता था सेल के ऊपर लिखा हुआ है ईएमएफ, ई अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, ये आर बाहर लगा हुआ है, ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं जो रेजिस्टेंस है, तो आपने उसको लिख दिया आर प्लस आर, और वहां से इक्वेशन 1 आ गई। फिर आपने क्या बोला कि ये आर और ये सेल दोनों कैसे लगे हुए हैं आपस में, पैरेलल में, क्योंकि जब भी किसी बैटरी के साथ या सेल के साथ ऐसे एक एंड उसका पॉजिटिव एक तरफ एंड पे लगा, दूसरा एंड, इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे है, पैरेलल में है। तो इसका पैरेलल में, इसका मतलब जो पोटेंशियल इन दोनों टर्मिनल के बीच में है वही पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा, क्योंकि पैरेलल में तो होता ही है कि जितनी भी चीजें पैरेलल में, तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड ऑफ सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर आर। तो इसके लिए सिंबल लगा दिया V, जो कि होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हो गया आई आर। अब इसको उठा के इस इक्वेशन में डाला तो E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, सो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। सो इट्स वेरी क्लियर दैट द टर्मिनल पोटेंशियल इज ऑलवेज लेस देन द EMF। इसके दो केसेस आप देख लीजिए। अगर आप इसका केस लेते हैं कि अगर सर्किट ओपन है, तो इधर पे केस डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज ले लें। आपको ये इक्वेशन आ गई मेन, दैट V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ठीक है। अब V इज इक्वल टू आई आर आ गया। अब हम लेते हैं केस 1, व्हेन सर्किट इज ओपन। जब सर्किट ओपन होगा तो I की वैल्यू बताइए कितनी होगी, देन I इज इक्वल टू 0, सो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस 0 इंटू आर, सो V विल बी इक्वल टू E, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू द EMF, ठीक है। दोनों चीजें जो है ओपन सर्किट में ये इक्वल होती है, जब सर्किट क्लोज हो जाता है तो देयर इज सम ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब इसमें एक सेकेंड केस में आप जो निकालेंगे, दैट यू विल फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कितना है, या करंट जो भी है वो कितनी वैल्यू इसकी आ रही है। सो इंटरनल वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल की इस पे भी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है हमको। नाउ व्हाट वी डू इज, अभी हम पहले इक्वेशन देख चुके थे कि I इज इक्वल टू, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारी आई थी, द करंट इज ऑलवेज इक्वल टू दिस E अपॉन R, जो टोटल पोटेंशियल बाय द टोटल करंट रेजिस्टेंस होता है। अब V की वैल्यू कितनी आ गई है, IR। सो टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो क्या लिखा जा सकता है, I की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में डाल दी जाए, सो एज in closed circuit I is equal to कितना होता है, E upon R plus R, substituting this value in equation 2 for, equation 2 किसकी है वो, terminal potential difference, that is V is equal to, I की जगह क्या डाल देंगे, E upon R plus R into R, तो वो है ना, सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू इन इक्वेशन 2, दिस वैल्यू I की आपने वैल्यू यहाँ डाली, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी VR
प्लस वी छोटा आर इज इक्वल टू ई इंटू आर. सो छोटे आर की निकालनी है तो बाकी को दूसरी तरफ भेज देते हैं. ई आर माइनस वी आर विच इज़ इक्वल टू ई माइनस वी. आर कॉमन निकाल लेते हैं. दिस इज़ वी आर, लेकिन आर चाहिए है. ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू ई अपॉन वी माइनस 1. ये पता लगा. इसको भी क्या, इसको भी क्या, ये ई अपॉन वी हो गया और ये वही वी से कट गया -1 इंटू आर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. हम पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे तब पूछूंगी मैं आपसे कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला. वहाँ डायरेक्ट हम वैल्यू, एक तो ईएमएफ निकालेंगे जब करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है, पोटेंशियल निकालेंगे जब करंट ड्रॉ हो रहा है. तो दिस इज वी इज टर्मिनल पोटेंशियल जब करंट ड्रॉ करते हैं तब इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल. वी ई इज जब हम करंट ड्रॉ नहीं करते उस वक्त जो आपके वो हैं इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये 4 बेसिक डेफिनेशंस जो है हमारी हो गई. अब न्यूमेरिकल्स इसके आज ही ले लूँ थोड़े से. यार 51 मिनट्स हो गए हैं. आई हैव टू क्लोज. अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेक द कॉम्बिनेशंस ऑल्सो एंड देन ऑल टुगेदर आई विल टेक द न्यूमेरिकल्स. तो इसमें से ये जो इम्पोर्टेंट था ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है. अदरवाइज बेसिक डेफिनेशंस तो आपने याद रखनी ही रखनी है. इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल कवर द न्यूमेरिकल्स ऑल्सो. ओके, थैंक यू. हैव अ नाइस डे.